नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद करियर पॉइंट पे। आज हम गणित विषय का टॉपिक करने जा रहे हैं संख्या पद्धति। आज हम संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है संख्या की। हम बात कर रहे हैं संख्या। जो संख्याएं हैं वो कितने प्रकार की होती है? संख्याएं वैसे तो अपने गणित में संख्याएं होती है दो प्रकार की में। एक तो होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरी जो संख्या होती है वो होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्या। एक तीसरे प्रकार की संख्या होती है जो 11th और 12th के लेवल पे होती है, उसको हम बोलते हैं सम्मिश्रण संख्या बोलते हैं। सम्मिश्र संख्या ये जो अपने आती है 11th और 12th के क्लास में काम आती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और जो दूसरी होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये दो प्रकार की होती है। अब हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम क्या कर सकते हैं, P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बट क्या होता है इसमें, Q का मान है ना कभी भी क्या नहीं होता, जीरो नहीं हो सकता। Q का मान है कभी भी जीरो नहीं रह सकता। जैसे कि 0/1 है, 0/2 है, 0/3 है। इसमें P का मान क्या जीरो हो सकता है, P का मान जीरो हो सकता है, लेकिन Q का मान जीरो नहीं हो सकता। ये क्या है? परिमेय संख्या। अगर हम बात करें तो ये जो संख्या है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसे मान लो कि प्लस या माइनस की 5/6 ये संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है। अगर प्लस या माइनस का 5 है, ये भी तो क्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 5/1 लिखेंगे तो ये P बटा Q के रूप में आ जाएगा। इसको P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर हम बात करें अपरिमेय संख्या, जैसे √2, √3, √5, पाई, ये सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जैसे जब हम √2 की बात करते हैं, √2 का वर्गमूल निकालते हैं, तो इसका जो वर्गमूल आता है 1.414, ये आगे चलता रहता है। बार बार ये अंक है ना अलग अलग अंक आते रहते हैं, इनका अंत तो होता नहीं, ठीक है, एग्जैक्ट मान नहीं निकलता। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर हम पाई की बात करते हैं, पाई की बात करते हैं, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि पाई का जो मान होता है वो कितना होता है, 3.1415926। इस प्रकार ये मान है, ये चलता ही रहता है, इसका अनंत नहीं होता। तो इसलिए पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। अगर हम बात करते हैं 22/7 की, पाई का मान क्या लेते हैं, 22/7। तो 22/7 में जब 22/7 लिखेंगे तो इसको हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। क्योंकि 22/7 जब हम लिखेंगे ना तो इसमें क्या आएगा, 3.1428557, और इस पे क्या लग जाएगा, रिक्वेयरिंग लग जाएगी, रिपीट होगा दोबारा, ठीक है, बार बार अब यही नंबर रिपीट होगा, ठीक है। तो वास्तव में अगर हम बात करें तो पाई का जो मान है ना, रियल में 22/7 मान नहीं होता। हम 22/7 तो मानते हैं, ठीक है। तो पाई का मान क्या होता है, पाई बराबर नहीं होता 22/7 नहीं होता। हम तो इसको मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जब पाई का मान निकालते हैं तो पाई का मान देखो, पहले 3 अंक है, इसके 3.14 आ रहा है। अगर हम 22 को 7 से भाग दे रहे हैं तो इसमें भी क्या आ रहा है, 3.14 आ रहा है। इसलिए हम पाई का मान क्या करते हैं, 22/7 मानते हैं। अब हम बात करें काल्पनिक संख्याओं की। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? काल्पनिक संख्या वो होती है जैसे रूट के अंदर -1 आ गया या अनंत आ गया, ठीक है, ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। अब ये काल्पनिक संख्या क्यों है? क्योंकि ये अंडरूट के अंदर जब -1 आएगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको आई से प्रदर्शित करेंगे, छोटे आई से प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि आई का मतलब यहाँ क्या होता है, आई का मतलब यह है, इसको आई को बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। आयोटा मतलब काल्पनिक संख्या होती है, इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। इसमें रूट के अंदर क्या आता है, -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, इस तरह के नंबर आ जाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे अपरिमेय संख्या, जिसको हम P बटा Q के रूप में प्रदर्शित भी नहीं कर सकते, लेकिन परिमेय संख्या को हम क्या कर सकते हैं, P बटा Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इस परिमेय संख्या में आगे बहुत सी संख्या निकलती है, तो हम उन संख्याओं के बारे में बात करेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करने हैं जिस संख्या की, जो परिमेय संख्या से संख्या निकल के आ रही है उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो गणित है उसकी हम परिभाषा लिखेंगे। तो गणित की परिभाषा क्या है? तो गणित की परिभाषा में क्या लिखेंगे? गणित की परिभाषा, हमारा पहला टॉपिक इसमें क्या रहेगा? गणित की परिभाषा। गणित, तो गणित क्या है? गणित क्या है? गणित संख्याओं एवं गणनाओं का विज्ञान क्या है? गणित क्या है? संख्याओं और गणनाओं का क्या है? विज्ञान है। गणित क्या है? संख्या और गणनाओं का विज्ञान है। अब हम संख्या पद्धति की बात कर रहे हैं। क्या? संख्या पद्धति। तो ये संख्या पद्धति क्या होती है? संख्या पद्धति, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो भी संख्या पद्धति है। तो संख्या पद्धति क्या होती है? संख्या पद्धति में हम क्या करते हैं? संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। संख्या पद्धति वह पद्धति होती है, वह पद्धति होती है जिसमें संख्याओं और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं, देखो संख्याओं का निर्माण करने के लिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? अंक। हम बात करेंगे अंक। अगर दार्शनिक प्रणाली में हम बात करें, दार्शनिक प्रणाली में अगर बात करें तो हम दार्शनिक प्रणाली में शून्य से लेकर नौ तक कुल कितने अंक है? कुल 10 अंक है। तो अंक कितने होंगे? शून्य से लेकर 9 तक कुल 10 होंगे, जो इस प्रकार होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कुल कितने हो गए? 10 होंगे। अब इन 10 अंकों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? संख्याओं का निर्माण करते हैं। जो संख्याओं का निर्माण होता है, तो संख्याओं का निर्माण कैसे होता है? इन 10 अंकों का ही प्रयोग किया जाता है। क्या लिखेंगे? अंकों के निर्माण से संख्याएं बनती है। जैसे अब संख्याएं बनेगी तो हम क्या करेंगे? अंकों को कहाँ रखेंगे? हम अंकों को रखेंगे इकाई के स्थान पर, दाही के स्थान पर और सैकड़े के स्थान पर। इस प्रकार आगे चलता रहेगा। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000 आदि स्थानों पर हम क्या करेंगे? अंकों को रखेंगे। अंकों को रखने से क्या हो जाएगी? संख्याओं का निर्माण हो जाएगा। जैसे मेरे को बनाना है 535, मैंने एक संख्या बनाई 535, एक संख्या बनाई। तो देखो मैंने इसमें इकाई के अंक पर क्या रखा? 5 रखा, और दाई के अंक पर मैंने क्या रखा? 3 रखा, और सैकड़े के अंक पर क्या रखा? 5। तो ये क्या बन गया? 535। तो संख्या का निर्माण कब होगा? अंकों के निर्माण से संख्याएं बनती है, और जब हम अंकों को क्या करते हैं? इकाई, दाई, सैकड़े और इत्यादि स्थान पर रखते हैं तो संख्याओं का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे, एक होता है जातीय मान, जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू। जातीय मान क्या होता है? जातीय मान वो होता है, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई संख्या है 69,735, ये एक हमारे पास संख्या है। इस संख्या में हमें जातीय मान, जैसे पूछ लीजिए 7 का जातीय मान क्या है? ये पूछ लिया 7 का जातीय मान क्या है? तो 7 का जातीय मान क्या होगा? 7 ही होगा। क्या होगा? 7 ही होगा, क्योंकि कोई भी संख्या उस संख्या पे जिस स्थान पर रहेगी वही क्या रहेगा? इसका जातीय मान रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम स्थानीय मान की। एक बात करें स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान में क्या है? जैसे हमें कोई संख्या दे दी 5375, इस संख्या में हमें क्या निकालना है? स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान में क्या होता है? मतलब जो भी अंक कौन से स्थान पर है? इकाई के स्थान पर है तो उसको 1 से गुणा कर देंगे, अगर दाई के स्थान पर है तो उसको 10 से गुणा कर देंगे, और सैकड़े के स्थान पर होगी तो उसको
किससे? 100 से गुणा कर देंगे, 1000 के स्थान पर होगी तो उसको 1000 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार क्या करते हैं, उसका स्थानीय मान निकाल लेते हैं। जैसे हमें इसमें ये संख्या 5375, इसमें हमें ये पूछ ले कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 3 देखो कौन से स्थान पे, इकाई, दाई, सैकड़े, सैकड़े के स्थान पर है ना, तो हम क्या करेंगे, 3 को सैकड़े मतलब 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3। अगर हम 5 की बात करें, 5 का स्थानीय मान पूछ ले तो क्या आएगा, 5 गुणा में, अब देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, तो कौन से स्थान है, 1000 के स्थान पर, तो हम इसको क्या कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 5000 आ जाएगा। ये इसका स्थानीय मान आ जाएगा। इस प्रकार हम स्थानीय मान निकाल लेंगे। अब हम आगे बात करेंगे संख्याएं, तो प्रकार है। सबसे पहले हम संख्या की बात करेंगे प्राकृत संख्या। सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में क्या होता है और ये कहां से शुरू होती है, कहां तक चलती है और इनकी क्या विशेषताएं होती है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो प्राकृत संख्या, कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या होती है जो, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है, 1 से। 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये चलती रहती है, कहां तक, अनंत तक चलती है, अनंत तक चलती रहती है, इनका अंत होता नहीं। अब हम इस प्राकृत संख्या में देखते हैं इनकी विशेषता क्या है। देखो प्राकृत संख्या में अगर हम विशेषता की बात करें तो सबसे पहले इसमें विशेषता में क्या देखेंगे, विशेषता। विशेषता, तो इसकी विशेषता क्या है, देखो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या है, 1। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अस्तित्व में नहीं है, ये इसकी विशेषता है। अगर हम बात करें तीसरी विशेषता की, तो सभी जो संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्या, उनके बीच में देखो डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है, 1 का है। तो सभी प्राकृत संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में 1 का अंतर होता है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। ये इसकी विशेषता हो जाएगी। प्राकृत संख्या के बाद में हमारे पास जो संख्या आएगी, पूर्ण संख्या आएगी। क्या आएगी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, एक बात ध्यान रखना, जो प्राकृतिक संख्या है ना, उसको अंग्रेजी के शब्द n से प्रदर्शित किया जाता है, n से प्रदर्शित किया जाता है, ये होता है नेचुरल नंबर। अब बात करें हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें, पूर्ण संख्या में क्या होता है, जो प्राकृतिक संख्या होती है, जो प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में हम क्या कर देते हैं, शून्य को शामिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, शून्य मतलब 0 को शामिल कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, शामिल करते हैं। जब हम प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करते हैं तो वो क्या हो जाती है, संख्याएं पूरी हो जाती है, तो उनको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो ये 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ये भी क्या है, अनंत तक चलती है, ये ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की विशेषता की। विशेषता, पूर्ण संख्या की विशेषता क्या है, पूर्ण संख्या की विशेषता, पूर्ण संख्या की विशेषता में आएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, क्योंकि काउंटिंग का तो गिनती का कोई अंत ही नहीं हो रहा, तो ये क्या आ जाएगा, ये अस्तित्व में नहीं है, ये अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अस्तित्व में नहीं है। अब इसको हम किससे लिखते हैं, इसको हम अंग्रेजी के शब्द W से लिखा जाता है, अंग्रेजी के शब्द W से लिखा जाता है, यानी कि होल नंबर होता है। वैसे तो
जो पूर्ण संख्या होती है उसमें क्या होना है, जीरो को शामिल करने से ये क्या हो जाती है, संख्याएं पूर्ण हो जाती है। अब पूर्ण संख्या के बाद में, पूर्ण संख्या के बाद में अगली संख्या, अगली जो संख्या है उस संख्या की हम बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। हम बात करने जा रहे हैं पूर्णांक संख्या की। तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जिसमें क्या हो, जीरो के दाईं तरफ सभी धनात्मक संख्या होती है और जीरो के बाईं तरफ सभी क्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं बोलती हैं। जैसे ये हमारा जीरो है, जीरो के इधर वाली साइड में 1 2 3 4 5 ये अनंत तक चलेगा, ठीक है। और तो ये क्या हो जाएगी, ये सारी की सारी जीरो के कौन सी साइड आ रही है, दाईं साइड आ रही है, तो ये क्या है, धनात्मक संख्या, ये सारी क्या होती है, प्लस की होती है। और जीरो के इधर वाली साइड में, बाईं साइड में ये क्या होती है, माइनस की संख्या होती है, -1 -2 -3 -4, और ये भी क्या है, आगे तक चलती रहती है, इसका भी अनंत नहीं होता। तो ये कौन से होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं, ऋणात्मक संख्या होती है, ये ऋणात्मक संख्या होती है। ये धनात्मक, ये ऋणात्मक। अगर हम शून्य की बात करें, जीरो की बात करें, जीरो की बात करें तो जीरो क्या होता है, न तो धनात्मक होता, न तो धनात्मक होता है, न ही ये ऋणात्मक होता है, न ही ऋणात्मक होता है, न ही ऋणात्मक होता है, ठीक है। जीरो धनात्मक भी नहीं होता और ऋणात्मक भी नहीं होता। अब हम इसमें इसकी विशेषता की बात करेंगे। तो देखो, जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाती है तो संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो अब इसकी विशेषता की बात करते हैं। इसकी विशेषता क्या है, जो पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या में अगर हम धनात्मक संख्या की बात करें, पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या के धनात्मक संख्या में क्या होगा, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी 1। और सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये तो अस्तित्व में नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं ऋणात्मक संख्याओं की। ऋणात्मक संख्या की बात करेंगे तो सबसे छोटी संख्या, देखो जब बाएं से दाएं की ओर आते हैं तो क्या होती है, बड़ी। तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या भी क्या है, जो ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या में सबसे छोटी संख्या का क्या है, अस्तित्व में नहीं है। यह संख्या क्या है, अस्तित्व में नहीं है। सबसे छोटी संख्या अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। अगर हम सबसे बड़ी संख्या की बात करें, सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो बड़ी संख्या क्या होगी, -1 होता है, वो क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है। ऋणात्मक संख्याओं में से बात करते हैं तो जीरो तो होता है, न धनात्मक होता है, न ही ऋणात्मक होता है। अब पूर्णांक के बाद जो है, इस पूर्णांक को वैसे हम क्या करते हैं, जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उसको हम प्लस के i से लिखा जाता है, i का मतलब इंटीजर होता है। जो ऋणात्मक होते हैं उनको माइनस के i से लिखा जाता है, ठीक है। इंटीजर्स होते हैं ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो जो पूर्णांक संख्याएं होती है उनको किससे प्रदर्शित किया जाता है, i से, अंग्रेजी के शब्द i से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसको किससे पहचाना जाता है, i से पहचाना जाता है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि इसको एक और शब्द से लिखा होता है, z से लिखा होता है, z। ये जो z शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है। z का मतलब है जहेलिया, z का मतलब है जहेलिया, z का मतलब है जहेलिया। ये जहेलिया का मतलब होता है काउंट, गिनना। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट के जो भी बेसिक फंडामेंटल है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।